दोस्तों कुछ अरसे से मैं ये सोच रहा हूँ कि वो क्या टर्न ऑफ इवेंट्स थे, वो क्या मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ हिस्ट्री में जिसकी वजह से वेस्ट जो है हमसे बाजी ले गया और वेस्ट आज आगे है हमसे। तो किस वजह से ये हुआ और क्या टर्न ऑफ इवेंट्स हुए। तो ये बड़ी मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी है। तो आइए देखते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ 1440 जर्मनी में। जर्मनी में एक साहब थे जिनका नाम था गुटेनबर्ग। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस जो कि गोल्ड स्मिथ थे, और नाम से ही हम बेसिकली टिप होती है कि अगर यूजुअली किसी के नाम के आखिर में बर्ग आ रहा हो तो वो यहूदी होता है, जैसे स्टीवन स्पीलबर्ग और ये सारे। तो एक यहूदी गोल्ड स्मिथ ने जर्मनी में 1440 में एक प्रिंटिंग प्रेस इजाद की, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। और उसका नाम, क्योंकि वो उसका नाम गुटेनबर्ग था तो उसका नाम गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस था। उस प्रिंटिंग प्रेस में ये होता था कि जो किताबें या पेपर्स या न्यूज़पेपर छपते थे उसकी प्रोडक्शन की जो लिमिट थी वो थी 3600 पेजेस पर वर्क डे। एक दिन में 3600 पेजेस छपते थे। उससे पहले अगर हम उससे कंपेयर करें उससे पहले जब हैंड राइटिंग होती थी उससे उसमें बहुत ही कम प्रोडक्शन होती थी। 40 पेजेस सिर्फ आप प्रोड्यूस कर सकते थे एक दिन में। तो सब्सटेंशियल डिफरेंस था प्रोडक्शन में, और आगे मैं उसको रिलेट करूँगा कि इस प्रोडक्शन से क्या मतलब हुआ। तो 3600 पेजेस छप सकते थे पर वर्क डे फ्रॉम फ्रॉम दिस प्रिंटिंग प्रेस एज कम्पेयर टू बाय हैंड 40। तो हुआ ये कि बेसिकली इसकी वजह से बहुत लार्ज क्वांटिटी में न्यूज़पेपर, किताबें और ये सारी चीज़ें बनने लगी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, और यूरोप में ये बहुत जल्दी से तेज़ी से फैलने लगी। इसके इसी 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 की वजह से एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं या प्रिंटिंग रेवोल्यूशन कह सकते हैं, वो आ गया। और उसकी वजह से अ, जो नॉलेज थी वो आम लोगों तक पहुंच गई। क्योंकि उस ज़माने में इंटरनेट, सेल फ़ोन, टीवी वगैरह नहीं होते थे, तो ज़्यादातर लोग अपना वक्त किताबें पढ़ के ही गुजारते थे। तो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल के पास, कॉमन आदमी के पास, आम आदमी के पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है बड़ी तेज़ी से और सस्ती, उसकी कॉस्ट भी कम होती थी, कम कॉस्ट में फैलने लगी। इसके इसमें एक एक बात जो सैमुअल हर्बर्ट ने ये बोली है कि द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग विल सो स्प्रेड नॉलेज दैट द कॉमन पीपल knowing their own rights and liberties will not be governed by way of oppression। मतलब ये कि जो इस प्रिंटिंग की वजह से जो नॉलेज का स्प्रेड हुआ कॉमन पीपल में, वहाँ से उनको अपने ओन राइट्स और लिबर्टीज़ के बारे में पता चला। विल नॉट बी गवर्न बाय द वे ऑफ ऑपरेशन। और ऑपरेशन जो है वो इतना और फिर ऑपरेस होने के चांसेस कम होने लगे। यहाँ पे ये तो मैंने आपको एक साइंटिफिक उसका पॉइंट बता दिया कि प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुई, उससे किताबें छपने लगीं, और उसके उससे कल्चरल और सोशल इम्पैक्ट ये आया कि लोग जो हैं वो लोगों के पास तेज़ी से किताबें आने लगीं और नॉलेज जो है ट्रांसमिट होने लगी। इसका इसका इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट बेसिस पे या पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है कि इससे ये हुआ कि लोग अपनी लिबर्टीज़ और राइट्स के बारे में जानने लगे, और ऑपरेशन थोड़ा, जो किंग्स वगैरह ऑपरेस करते थे उससे पहले, और पोप और चर्च, वो थोड़ा सा कम होने लगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये भी बीच में बताते चलूँ कि जर्मनी में जो किंग था उस ज़माने में, 1440s में जो किंग था वो था किंग फेडरिक द थर्ड। ये जहन में रखिएगा। उसके बाद और पोप जो था उस वक्त, उस ज़माने में जो पोप था वो था पोप यूजीन द फोर्थ। ये भी हम इसको मैं बाद में भी रेफ़र करूँगा।
तो बेसिकली होता ये है कि ये प्रिंटिंग प्रेस जो है ये बन जाती है और बहुत आसानी से एजुकेशन जो है वो और नॉलेज जो है बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक वो लोगों में पहुंचने लगती है। उसका सोशल इम्पैक्ट ये होता है, print gave a broader range of readers access to knowledge and enabled later generations to build directly on the intellectual achievements of earlier ones without the changes arising within verbal traditions. Print, according to Acton in his 1895 lecture on the study of history, gave assurance that the work of the resonance would last, that was that what was written would be accessible to all, that such an occultation of knowledge and ideas he had depressed in the Middle Ages would never recur, and not an idea would be lost. तो बेसिकली उससे ये इंश्योर किया उन्होंने वेस्ट ने कि जो रेजोनांस के आइडियाज़ हैं जो, और उससे पहले जो जिन 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 लोगों ने साइंस में काम किया है, नॉलेज में काम किया है, वो आइडियाज़ लॉस्ट ना हो और हम उस पर बिल्ड कर सकें, एक प्लेटफॉर्म बने और हम उस पर भी लेटर जनरेशन उस पर हम बिल्ड ऑन करें इस साइंटिफिक नॉलेज को। ये इसका सोशल इम्पैक्ट था। इसी के साइमल्टेनियसली मुस्लिम वर्ल्ड में ऑटोमन एम्पायर थी, और ऑटोमन एम्पायर में जब ये चीज़ सामने आई, यानी जब उनको ख़बर पहुंची कि जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस बन गई है और यूरोप में जो है ना ये किताबें वगैरह छप रही हैं, तो तो इस्लामिक वर्ल्ड या ऑटोमन एम्पायर में उस वक्त जो सुल्तान था वो था मुराद द सेकंड, जो ऑटोमन किंग था। हुआ ये कि बेसिकली उस ज़माने में मैं ज़रा पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसको मैं ज़रा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ऑटोमन एम्पायर में 1493 में फर्स्ट मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस आई, यानी तकरीबन 50 साल बाद। उसमें which was both after which both religious and non-religious texts were able to be printed in Hebrew. जब 50 साल बाद ऑटोमन एम्पायर में प्रिंटिंग प्रेस आई, एक्सक्यूज मी, तो वो उसमें सिर्फ हेब्रू में बुक्स प्रिंट करना अलाउड थी। और उस वक्त ऑटोमन एम्पायर की कॉमन आदमी की जो लैंग्वेज थी वो थी अरेबिक या पर्शियन, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी अरब रूट्स थी और पर्शिया से भी करीब था, तो अरेबिक और पर्शियन कॉमनली बोली और लिखी और पढ़ी जाती थी ऑटोमन एम्पायर में। हिब्रू नहीं पढ़ी जाती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिब्रू नहीं पढ़ी जाती थी। According to an imperial ambassador to Istanbul, in the middle of 16th century, it was a sin for the Turks, particularly Turkish Muslims, to print religious books. Religious books print करना एक गुनाह समझा जाता था in middle of 16th century. In 1515, Sultan Salim I issued a decree under which the practice of printing would be punishable by death. यानी सुल्तान सलीम द फर्स्ट ने 1515 में एक डिक्री कह लें उसको, उसने एक लॉ जो है वो जारी किया कि जो भी प्रिंटिंग के प्रैक्टिस में शामिल होगा, जो प्रिंटिंग करेगा, उसको सज़ाए मौत दे दी जाएगी। एट द एंड ऑफ 16th century, Sultan Murad III permitted the sale of non-religious printed books in Arabic character. फिर एट द एंड ऑफ 16th century में सुल्तान मुराद थर्ड ने परमिट किया कि चलो ठीक है, अब आप नॉन रिलीजियस प्रिंटेड बुक जो है वो अरेबिक में छाप सकते हैं। Yet the majority was imported from Italy. Ibrahim Mutafarrika established the first press for printing in Arabic in the Ottoman Empire against opposition from the calligraphers and part of the ulama. कोई एक समझ लें एक रेवोल्यूशनरी आदमी होगा, इब्राहिम मुतफरिका, उसने अगेंस्ट
जाके कैलीग्राफर्स की और उल्मा की के अगेंस्ट जाके फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ऑटोमन एम्पायर में लगाई। इट ऑपरेटेड अंटिल 1742। अब आप देखें कि 1440 में जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस इजाद हो चुकी है, और 1742 में यानी 300 साल बाद ऑटोमन एम्पायर में अगेंस्ट ऑपोजिशन जाके प्रिंटिंग प्रेस इजाद हो रही है। यानी एक तो 300 साल पीछे हैं और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की। ऑपोजिशन में जाके एक बंदा, कोई रेवोल्यूशनरी टाइप का बंदा जो है वो अपनी अपनी एक अपने तई अपने अपने मेहनत से एक प्रिंटिंग प्रेस को लगाता है, प्रोड्यूसिंग ऑल टुगेदर 17 वर्क। सिर्फ 17 किताबें छपती हैं उसमें, बहुत ही कम। all of which were considered with non-religious matters. Printing did not become common in the Islamic world until the 19th century. 19th century तक प्रिंटिंग प्रेस कॉमन ही नहीं हुई इस्लामिक वर्ल्ड में। वहाँ पे 1440 में प्रिंटिंग प्रेस इजाद हो चुकी है, किताबें छप रही हैं, यूरोप में आम लोगों को पहुँच रही हैं, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, फिज़िक्स की, बॉटनी की, जोलॉजी की सारी किताबें, ये भी रिलीजियस और नॉन रिलीजियस बहुत छप रही हैं, फैल रही हैं। और इस्लामिक वर्ल्ड में 19th सेंचुरी तक प्रिंटिंग प्रेस कॉमन नहीं होता। तो इस पे ज़रा तालियां होनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों का नाम लिया था इससे पहले। जब 1440 में जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस बनी तो उस वक्त किंग था किंग फ्रेडरिक द थर्ड। ठीक है, क्या उसके दिमाग में नहीं आया होगा कि यार ये तो लोग जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ बगावत हो सकती है, बादशाह के ख़िलाफ़ लोग जो हैं वो नॉलेजेबल हो जाएंगे, लोग जो हैं अब इतनी आसानी से ओप्रेस नहीं होंगे, और लोग जो हैं वो साइंस और आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी, तो ये तो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो इनसिक्योर नहीं था, वो इनसिक्योर नहीं था। उसका सिर्फ एक बंदे को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, पीछे से पिछले 100 साल से वो एक दिमाग और एक माहौल बन रहा होता है, और आगे भी। तो किंग फ्रेडरिक से पहले भी जो किंग्स थे, मेरे ख्याल से मैं नाम भूल गया उस किंग का, जो किंग फ्रेडरिक द थर्ड से पहले था, किंग आर्थर था, किंग आर्थर द सेकंड। तो वो जो थे किंग्स, उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक कल्चर बनाया। तो वो इनसिक्योर नहीं थे, उन्होंने कहा ठीक है, हमारी कौम के लिए फ़ायदेमंद है। एक विजन होता है, ऑल्दो के कोई कोई बहुत कोई 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 विजनरी नहीं होते होंगे, बट स्टिल एज कंपेयर टू ऑटोमन किंग्स जिन्होंने सिन कंसिडर किया, गुनाह कंसिडर किया किताबें छापना, और सजाए मौत 1515 में सुल्तान सलीम द फर्स्ट ने इशूड अ डिक्री अंडर विच द प्रैक्टिस ऑफ प्रिंटिंग वुड बी पनिशेबल बाय डेथ। यानी सजाए मौत होगी जो प्रिंटिंग प्रेस लगाएगा और इस्तेमाल करेगा। 1515 की बात हो रही है, यानी तकरीबन 70 साल में प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में बन चुकी है, और 70 साल बाद ऑटोमन एम्पायर में सजाए मौत का लॉ पास हो रहा है। अब आप देख लें दोनों का विजन में क्या फ़र्क है, दोनों वेस्ट के और मुस्लिम वर्ल्ड के विजन में क्या फ़र्क है। दैट सेज इट ऑल। मतलब इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में किताबें छपना शुरू हो जाती हैं बहुत आसानी से। जर्मनी की पहली और एक और चीज़, पोप यूजीन द फोर्थ, उस ज़माने में किंग से ज़्यादा पावरफुल पोप हुआ करता था। पोप ने भी कुछ ऐसा ऐसा लॉ पास नहीं किया, या पोप ने भी इसकी कोई मुखालफत नहीं की। पोप यूजीन द फोर्थ था उस ज़माने में, जो ये पूरा एरिया जो है वो उसको क्या कहना चाहिए, उसका पोप था पूरी एक जर्मन एंड रोमन वर्ल्ड पे। इसके बाद हम देखते हैं कि पहली यूनिवर्सिटी बनती है जर्मनी में 1386 में हाइडलबर्ग में, जो कि स्टुटगार्ट और फ्रैंकफर्ट के हाफवे में है, बीच में है, छोटा टाउन है। हाइडलबर्ग में पहली यूनिवर्सिटी बनती है 1386 में, यानी प्रिंटिंग प्रेस बनने के कुछ 50 साल पहले। तो 50 साल तक वो आइडियाज़ जो हैं आपस में शेयर होते हैं। छोटी मोटी छोटी मोटी प्रिंटिंग प्रेस होती नहीं, लेकिन एक बड़े मैग्नीट्यूड पे प्रोडक्शन बेस्ड नहीं होती नहीं। तो 50 साल तक उनको फिर ज़रूरत महसूस हुई कि अब हमारी एक यूनिवर्सिटी
बन गई है। अब हमें हमारे बच्चों को किताबों की ज़रूरत है, नॉलेज ट्रांसमिट होने की ज़रूरत है। तो इस वजह से उन्होंने ये सारी एक टाइमली ये सारी चीज़ें डेवलप की। अच्छा, थोड़ा सा जिन्होंने इन्वेंट की प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वॉज अ जर्मन इन्वेंटर एंड क्राफ्ट्समैन हु इंट्रोड्यूस लेटर प्रेस प्रिंटिंग टू यूरोप विद हिज मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। His work led to an information revolution and the unprecedented mass spread of literature through Europe. उसकी इन्वेंशन की वजह से एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ गया और मास स्प्रेड हो गया लिटरेचर का यूरोप में। इट ऑल्सो हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रेजोनेंस, रिफॉर्मेशन एंड ह्यूमनिस्ट मूवमेंट, as all of them have been described as unthinkable without Gutenberg's invention. उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ रेजोनांस पे, जो कि आर्ट कल्चर साइंस की रेवोल्यूशन आया लेटर, और रिफॉर्मेशन और ह्यूमनिस्ट मूवमेंट डिफरेंट मूवमेंट्स में उसकी हेल्प हुई, जो कि अनथिंकेबल थी गुटेनबर्ग की इन्वेंशन से पहले। यानी ये इसकी इन्वेंशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। यानी ये कहना चाहिए कि यूरोप जो है वो गुटेनबर्ग की इन्वेंशन के बगैर जहाँ तक आज पहुँचा है वो पॉसिबल ही नहीं था। जो सारी उन्होंने तरक्की की है। दोबारा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1440, 1440 में प्रिंटिंग प्रेस बनती है। ऑटोमन एम्पायर उस वक्त टर्की में मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उन्होंने कहा ये सिन है प्रिंटिंग प्रेस लगाना, इसको इस्तेमाल करना, और 1515 में लॉ पास होता है कि सज़ाए मौत आपको हो जाएगी अगर आप प्रिंटिंग प्रेस लगाएंगे या काम करेंगे, अगर उस प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व होंगे, प्रैक्टिस और प्रिंटिंग में। तो ये सोच थी, ये विज़न था, जिसकी वजह से माशाल्लाह से अब आजकल हम लोग यहाँ पर हैं। और इंतहाई मुबारकबाद देनी चाहिए ये सारी विजनरी ऑटोमन एम्पायर के बादशाहों को, सलीम द फर्स्ट और ये मुराद द सेकंड, ये सारे उनकी वजह से अभी हम यहाँ पर हैं। और ये जो मैं आजकल फ़ेसबुक पे और इसमें मुख्तलिफ़ पोस्ट और वो देख रहा होता हूँ, उन्हीं का मोबाइल फ़ोन यूज़ करके, जो कि पहला मोबाइल फ़ोन न्यूयॉर्क में मोटरोला ने, मार्टिन कूपर ऑफ मोटरोला ने ईजाद किया था। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने ईजाद किया था। इंटरनेट आपके सबके सामने, इंटरनेट रेवोल्यूशन आया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यू नो क्या कहें, अब सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली उन्हीं की बनाई हुई हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे भी कहता चलूँ, बनाई हुई का मतलब होता है कि अब लोग ये कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन तो पाकिस्तान में भी बन रहा है। चलें मान भी लेते हैं कि बन रहा है और A to Z बन रहा है। A to Z का मतलब है उसका कोई भी कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं हो रहा। वैसे ये अनथिंकेबल है, लेकिन मान भी लेते हैं कि उसका कोई भी कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं हो रहा। यानी उसका माइक्रो प्रोसेसर, उसकी रैम, उसके अंदर जो सिलिकॉन चिप्स लगी हुई हैं, वो सारी, उसकी स्क्रीन, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में ही लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं, मान भी लेते हैं। तो देखें, ये कोई कमाल नहीं होता कि अगर आपने किसी चीज़ को रेप्लिकेट कर दिया या किसी चीज़ को दोबारा बना दिया फैक्ट्री में। असल चीज़ होती है कंसीव करना, उस आइडिया को कंसीव करना। इंटरनेट जब नहीं था तो किसी ने कंसीव किया होगा ना। जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो किसी ने उस आइडिया को कंसीव किया होगा। जब कंप्यूटर नहीं था तो किसी ने सोचा होगा। तो उस आइडिया को, उस कंसेप्शन को फिर ये शक्ल में, वो फिर एक प्रोडक्ट की शक्ल में वो बाद में आता है। उस आइडिया की वैल्यू होती है। बल्कि मैं तो आइडिया से भी एक स्टेप पीछे लेकर जाऊंगा, उस क्रिटिकल थिंकिंग की वैल्यू होती है। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, जो कि एक माहौल पैदा किया जाता है, किंग से लेकर पोप से लेकर रेवोल्यूशन, ये पूरा जो आता है इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। साइंटिस्ट और जो इन्वेंटर्स हैं वो तो अपना काम करते हैं, लेकिन जो माहौल क्रिएट किया जाता है उसके पीछे फाइनेंसियर्स होते हैं, उसके पीछे जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं पॉलिटिशियंस वो होते हैं, सब लोग होते हैं। तो ये जो आइडिया कंसीव किया जाता है उसकी वैल्यू होती है, उस सोच की वैल्यू होती है, उस क्रिटिकल थिंकिंग की वैल्यू होती है।
और इन अदर वर्ड्स विजन की वैल्यू होती है, जो कि मैंने आपको सारा पूरा इस वीडियो में बताया कि 1440 में प्रिंटिंग प्रेस बनती है जर्मनी में, वहाँ से वो ले गए और हमने 1515 में सज़ाए मौत का लॉ पास कर दिया। और हमेशा याद रखिएगा कि, और इसमें ये भी मैंने पढ़ा कि 19th सेंचुरी तक अनकॉमन थी प्रिंटिंग प्रेस मुस्लिम वर्ल्ड में, यानी आप 500 साल पहले तो 500 साल पीछे तो वैसे ही हो गए, 1440 से लेकर 19th सेंचुरी 500 साल आप पीछे हो गए। और 500 साल तो ये एक लीनियर टाइम में आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल होती है, क्योंकि अब अभी आप देख लें कि इंटरनेट रेवोल्यूशन आने के बाद आईटी सेक्टर ने कितनी तरक्की की है। 1990s से लेकर अब 2023 तक कुछ 30 सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है आईटी में और टेक्नोलॉजी में। तो इसी तरह से जब एक चीज़ बिल्ड हो जाती है, जब अब आप देख रहे हैं कि 500 साल तो पीछे हो गए थे हम लोग, लेकिन 500 को आप एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करें, उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि नॉलेज जो है और टेक्नोलॉजी वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जाता है, नए लोग रिसर्च करते हैं, नए पीएचडीज आते हैं, तो वो पिछली नॉलेज को लेके चलते हैं। तो जब नॉलेज की एक प्लेटफॉर्म और बेस बन जाता है, तो उस पे उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है नॉलेज की, टेक्नोलॉजीज़ की, विजन्स की, आइडियाज़ की, क्रिटिकल थिंकिंग की। तो सारा डिफरेंस जो है वो वेस्ट और इस्लामिक वर्ल्ड में ये है कि विजन का फ़र्क है, कि एक चीज़ जो है वो इजाद करते हैं, पहले तो उसको कंसीव करना, उसको इजाद करना, उसको कमर्शियली प्रोड्यूस करना लो कॉस्ट में ताकि लोगों को फ़ायदा हो, ये इटसेल्फ एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुज़र के एक चीज़ उन्होंने एक डेवलप की, और हम जो हैं सज़ाए मौत का फतवा या लॉ जो है वो पास कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए। तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है। अब बैठकर फेसबुक पे उन्हीं उन्हीं का फेसबुक जो उन्होंने ईजाद किया है, उन्हीं का मोबाइल फ़ोन जो उन्होंने ही ईजाद किया है, और उन्हीं का इंटरनेट जो उन्होंने ईजाद किया है, ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करके उन्हीं के ख़िलाफ़ पोस्ट करना सरासर बेवकूफ़ी और जहालत है। थैंक यू।